what's up? I'm back with yet another video, that is polymers, which is the 15th unit of class 12th chemistry. So again, it's a very interesting yet a very easy chapter. Let's begin. Okay, here we go. Yeah. Do you think that daily life would have ever been easier and colorful without the discovery and varied applications of polymers? The use of polymer in the manufacture of the plastic buckets, cups, saucers, children's toys, packaging bags, clothing, synthetic clothing material, automobile, tires, gears, seals, electrical insulating material, machine parts have completely revolutionized the daily life as well as the industrial scenario. Indeed, the polymers are backbone of our four major industries, that is plastic, elastomers, fibers, paints and varnishes. तो भाई अभी तो बेसिकली हमें बताया जा रहा है कि पॉलीमर्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है. एवरीथिंग बेसिकली इज मेड अप ऑफ पॉलीमर्स, बीट अ बकेट और जो भी मतलब आप यूज़ करते हो ना स्टेशनरी सप्लाईज, वो भी पॉलीमर्स ही हैं. एवरीथिंग इज पॉलीमर्स. ओके, द वर्ड पॉलीमर इज कॉइंड फ्रॉम द वर्ड poly, which means many, and mer means units apart. देखो पॉलीमर्स क्या होता है. मोनोमर्स और पॉलीमर्स दो चीज़ें होती हैं. एक होता है मोनोमर और एक होता है पॉलीमर. मोनोमर मिल के पॉलीमर्स बनाते हैं. मोनोमर्स एक यूनिट है जो क्या करते हैं, मिल के पॉलीमर्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स. ठीक है, मोनोमर्स मिल के क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स. ठीक है, तो पॉलीमर्स क्या है? एक बड़ी यूनिट है. अभी क्या बोल रहे हैं? द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज वेरी लार्ज molecule having high molecular masses. These are called macromolecules, which are formed by joining repeating structural units on large scale. The repeating structural units are derived from some simple and reactive molecules known as monomers. ठीक है, monomers मिलके क्या बनाते हैं? polymers. monomers का polymers में convert होने के process को क्या बोलते हैं? polymerization. The transformation of ethene to polythene. अब ethene क्या एक monomeric unit है, वो काफ़ी सारी इथीन एक साथ कंबाइन होकर क्या बनाती है? पॉलीथीन. तो पॉलीमर जब भी वो बनता है उसके आगे हम पॉली लगा देंगे और जो मोनोमर है वो आ जाएगा आगे, यानी कि पॉली इथीन. ठीक है, जैसे एग्जांपल दिखा रखे, देखो इथीन है एक मॉलिक्यूल, एन मॉलिक्यूल इथीन ले लिया, पॉलीमराइज कर दिया, क्या बना? ये बन गया. ये क्या है? पॉलीथीन, पॉली इथीन. ठीक है, फिर क्या किया? एन मिथाइल हेक्सा मिथाइल अमाइन, ये हेक्सा मिथाइल अमाइन है, एन यूनिट्स ले ली, प्लस एडीपिक एसिड ले लिया, मिलके बना दिया इसने नाइलॉन 66. देखो नाइलॉन 66 नाम, देखो नाम से क्या पता चल रहा है आपको? नाइलॉन 66. अब ये 6 और 6 का क्या मतलब है? 66 यानी कि इसकी दो मोनोमर्स होते हैं. दो मोनोमरिक यूनिट से एक नाइलॉन 66 बनता है. क्या वो दो मोनोमरिक यूनिट? एक हेक्सामिथाइलिन डायमाइन है, एक एडीपिक एसिड है. एडीपिक एसिड क्या होता है? हेक्सेन 16 डायोइक एसिड. ठीक है, अब क्या है 6 का मतलब क्या है? 6 पहले 6 का मतलब है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन में टोटल 6 कार्बन्स हैं, दिख रहा है. और दूसरे 6 का मतलब क्या है? एडीपिक एसिड में भी 6 कार्बन्स है, 4 1 2 1 2, कितने हो गए टोटल? 6. तो यानी 6 क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ कार्बन्स दिखा रहा है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन के और एडीपिक एसिड के. ठीक है, आगे करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. तो पॉलीमर्स को कुछ ऐसे डिवाइड किया हुआ है. देखो क्लासिफिकेशन अब अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया हुआ. पहला है सोर्स के बेस पे, किस जगह से कहाँ से डिराइव हुआ है. सबसे पहला है नेचुरल पॉलीमर. नेचुरल पॉलीमर यानी कि जो नेचर से नेचुरली डिराइव किया हुआ है, प्लांट्स एंड एनिमल से डिराइव किया हुआ है. कौन से हैं? प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रेजिन एंड रबर. सेमी सिंथेटिक है, जो कि यानी कि ना तो कम्प्लीटली नेचर से करा हुआ है, ना कम्प्लीटली हमने यानी कि हमने उसे डिराइव किया है सेलुलोज डेरिवेटिव्स एज डिराइव. सेलुलोज एसीटेट रेन है, सेलुलोज नाइट्रेट है, यूजली एग्जाम्पल्स ऑफ सब कैटेगरी. सिंथेटिक हैं जो कम्प्लीटली हमारे द्वारा बनाए हुए हैं, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन, ये सिंथेटिक है. नायलॉन 66 सिंथेटिक है. सिंथेटिक रबर दैट इज ब्यूनास, ये भी सिंथेटिक है. एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड पॉलीमर्स एक्सटेंसिवली यूज इन डेली लाइफ एज वेल एज इन इंडस्ट्री. उसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स. पहला है लीनियर. लीनियर नाम से दिख रहा है, देखो बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं है. देखो बीच में क्या है इनका एग्जाम्पल? पॉलीथीन, पॉलीविनाइल और हाई डेंसिटी पॉलीथीन है. हाई डेंसिटी HD. ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है. उसके बाद ब्रांच्ड चेन, जिनमें थोड़ी बहुत ब्रांचेस होती हैं, जैसा आपको दिख रहा है. इसके एग्जाम्पल्स है लो डेंसिटी पॉलीथीन. ठीक है, इसके लो डेंसिटी ब्रांच्ड में, लीनियर में हाई डेंसिटी. क्रॉस लिंक्ड आ गए. क्रॉस लिंक्स और नेटवर्किंग. क्रॉस लिंक में क्या है? देखो ब्रांचिंग भी है, क्रॉस लिंक्स भी हैं.
ठीक है, इनमें दोनों चीज़ें होती हैं। दीज आर यूजली फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमरिक यूनिट्स। एग्जाम्पल है बैकेलाइट, मेलामाइन, आगे पढ़ेंगे हम क्या हैं ये चीज़ें। दीज पॉलीमर्स आर, ये ऐसे स्ट्रक्चर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं इनके बीच में, ठीक है। अब दूसरा बेसिस क्या है, तीसरा बेसिस एक्चुअली मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये कैसे पॉलीमराइज कर रहे हैं। एक होता है एडिशन पॉलीमर्स, एक होता है कंडेंसेशन। एडिशन यानी कि डायरेक्टली एक जैसी यूनिट लगातार ऐड हो रही है, एडिशन हो रही है, प्रॉपर ऐड हो रहे हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है, दोनों ऐड करो और उसके बाद वाटर को रिमूव कर दो, वाटर या कोई भी ऐसी टाइप की चीज़ ना हम रिमूव कर देते हैं तब जाके बनते हैं, ठीक है। एडिशन में सिंपल ऐड हो रहे हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक होके या फिर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके डबल बॉन्ड बन रहा है, ये होता है एडिशन। द एडिशन आर फाउंड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ द मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। एग्जांपल जो है पॉलीथीन, इथीन जब कंबाइन होते हैं वो क्या बनाते हैं, पॉलीथीन, डबल बॉन्ड हटा सिंगल बॉन्ड आ गया। पॉलीप्रोपीन भी है जो कि प्रोपीन से बनता है। अगर मोनोमेरिक यूनिट एक जैसी हो, एक जैसी कॉमन मोनोमेरिक यूनिट्स मिलकर बना रही हैं तो वो होमोपॉलीमर्स होते हैं। हेट्रोपॉलीमर्स या फिर कोपॉलीमर्स होते हैं जो कि अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट से बनते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है ब्यूना एस, देखो ब्यूना एस नाम में ही है इसका आंसर, ब्यूना से बना है ब्यूटा 1,3-डाइन। एस क्या बता रहा है, स्टाइरीन, ठीक है। ब्यूटा 1,3-डाइन और स्टाइरीन इसके दो मोनोमर्स हैं, वो मिलके बना देते हैं ब्यूना एस। ये क्या है, कोपॉलीमर्स। क्यों, या फिर हेट्रोपॉलीमर भी बोलते हैं क्योंकि दोनों यूनिट अलग हैं, एक जैसी नहीं है। उसके बाद है कंडेंसेशन पॉलीमर, ये क्या होते हैं, जब उसमें क्या कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय रैपिड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या मतलब, मोनोमेरिक यूनिट कंबाइन होती हैं और कुछ चीज़ रिलीज होती है, रिमूव होती है, एलिमिनेट होती है। एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ, ज़्यादातर वाटर लेते हैं, अल्कोहल भी हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी हो सकता है। एग्जाम्पल है इसका टेराइलिन या फिर दूसरा नाम जिसका है डेक्रोन, डेक्रोन या टेराइलिन, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, नायलॉन 66 जो अभी हमने पढ़ा है, किससे बनता है, ये क्या है, ये क्या है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। ये क्या है, एडिपिक एसिड या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, हेक्सेन 16 डायोइक एसिड। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये चौथा क्लासिफिकेशन उसके मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर। अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर्स एप्लीकेशंस इज इन डिफरेंट फील्ड्स डिपेंड्स ऑन देयर यूनिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, toughness, etc. These mechanical properties are governed by intermolecular forces like van der Waals forces, hydrogen bonds. ठीक है, these forces also bind the polymer chains. Under this category, the polymers are classified into 4 subgroups. पहला क्या है, elastomers. Elastomers क्या है, रबर लाइक सॉलिड है विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। रबर लाइक सॉलिड होते हैं इलास्टोमर्स विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज, ये होते हैं इलास्टोमर्स। जैसे रबर बैंड्स हैं, ये क्या है, इलास्टिक है ना, ये इलास्टोमरिक पॉलीमर्स हैं ये। द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड बाय द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इनमें क्या होता है, बहुत ही वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। दीज वीक बाइंडिंग परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच्ड, क्योंकि वीक बाइंडिंग होती है तभी हम रबर बैंड को देखो कितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, इसी वजह से। फ्यू क्रॉस लिंक्स आर इंट्रोड्यूस इन बिटवीन द चेन्स विच हेल्प द पॉलीमर टू रिट्रैक्ट विद ओरिजिनल पोजीशन। अब क्या होता है, रबर बैंड को आप स्ट्रेच करो तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। वो किस वजह से आता है, क्रॉस लिंक्स की वजह से। उनके बीच में कुछ क्रॉस लिंक्स होते हैं जो कि उनको वापस अपनी जगह पे लाते हैं। तो क्रॉस लिंक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द रबर बैंड और रबर इलास्टिक चीज़ें अपनी जगह पे वापस लाने को, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल है वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइजेशन क्या होता है, वल्केनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। कैसे करते हैं, ज़्यादातर उसमें सल्फर डाल देते हैं, ठीक है, सल्फर डाल देते हैं। एग्जाम्पल भी है इसका एक इबोनाइट, वो भी एक वल्केनाइज्ड रबर है, ठीक है। ये इधर दिखा रखा है इन्होंने एग्जाम्पल, नियोप्रीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइबर्स। फाइबर्स क्या होता है, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स विच पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ विद हाई मॉड्यूलस, ठीक है। उसके बाद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं इनके बीच में, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इम्पार्ट क्रिस्टलाइन नेचर, एग्जाम्पल है इसका पॉलीएमाइड्स का एग्जाम्पल है नायलॉन 66 और पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल है टेराइलिन या फिर डेक्रोन। उसके बाद अब इसके ना डेक्रोन कैसे बनता है ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे एक टेबल दी हुई है इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब आए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक होते हैं जो कि ओब्वियसली नाम से पता चल रहा है क्या करते हैं, ये देखो पढ़ते हैं, दीज आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग और कूलिंग। तो ये क्या है, जैसे प्लास्टिक क्या करती है, जब आप उसको हीट करते हैं तो सॉफ्ट हो जाती है और जब उसको कूल कर देते हैं वो हार्ड हो जाती है, वही बता रहे हैं। दीज पॉलीमर्स पोजेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, यानी कि इनके फोर्सेस जो हैं इलास्टोमर्स
और फाइबर्स के बीच के होते हैं। इलास्टोमर्स तो बहुत ही कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाले होते हैं और फाइबर्स में थोड़े ज़्यादा होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो थर्मोप्लास्टिक इनके बीच में होते हैं, मतलब ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना तो ज़्यादा वीक। एग्जाम्पल इसके क्या है, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल। ठीक है, थर्मोसेटिंग होगा जो एक बार सेट होगा एक शेप में, फिर नहीं बदले जा सकते। These polymers are cross-linked, heavily branched monomers which on heating undergoes extensive cross-linking in the molds and again become infusible. They cannot be reused क्योंकि एक शेप इनकी फिक्स हो जाती है, फिर ये चेंज नहीं करे जा सकते क्योंकि थर्मोसेटिंग सेट हो जाते हैं एक शेप में। ये एग्जाम्पल है बैकेलाइट, उसके बाद यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स एक्सेट्रा। अब क्लासिफिकेशन ऑन द based on growth polymerization, इस बेसिस पे डिवाइड करा है हमने। अब द एडिशन एंड द कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर नाउअडेज आल्सो रेफर टू एज चेन ग्रोथ पॉलीमर्स एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। अब एक चीज़ देखिए, दो टाइप के होते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर्स और एक होते हैं स्टेप ग्रोथ। ठीक है, चेन ग्रोथ होती है एडिशन पॉलीमर्स और स्टेप ग्रोथ होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दो टाइप की हैं, कौन सी, या तो एडिशन है और एक कंडेंसेशन। अभी देखो यही बता रहे हैं, एडिशन होते हैं चेन ग्रोथ, कंडेंसेशन होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन और पहले एडिशन की बात कर रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम मोनोमर जो है और डिफरेंट मोनोमर लगातार कंबाइन होकर एक पॉलीमर बना देते हैं। ठीक है, और ये जो मोनोमर्स होते हैं कैसे यूज्ड आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड, आई एम सॉरी वेरी मच, दीज आर आई एम वेरी सॉरी that these are unsaturated compounds. What do you mean by unsaturated compounds? Which means they have double bonds or the triple bonds, यानी कि उनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं होता, उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे एल्कीन्स, एल्काडाइंस and their derivatives. This main mode of polymerization leading to an increase in the chain or the chain growth can take place through the formation of either free radicals और आयनिक। अब इसके दो मैकेनिज्म हो सकते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी हो सकता है और आयनिक मैकेनिज्म, यानी कि कैटायन बन सकता है, एनाइन बन सकता है। ठीक है, हाउएवर द फ्री रेडिकल जो है वो गवर्नड एडिशन और द चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन मोस्ट कॉमन, यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चेन ग्रोथ वालों में, यानी कि स्टेप ग्रोथ वालों में, यानी कि चेन ग्रोथ वालों में या फिर अपना एडिशन पॉलीमर्स में ज़्यादा क्या है, यूज्ड है। कौन सा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में दिखा रहे हैं क्या है, a variety of alkenes or dienes and the derivatives are polymerized in presence of free radical generator or the catalyst। अब एग्जांपल क्या है फ्री रेडिकल जनरेट करने वालों का, बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, टर्ट ब्यूटाइल पेरोक्साइड। ठीक है, क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड और टर्ट ब्यूटाइल पेरोक्साइड। फॉर एग्जांपल द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू पॉलीथीन कंसिस्ट ऑफ हीटिंग और एक्सपोजिंग टू लाइट अ मिक्सचर ऑफ इथीन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर। This process starts with the addition of the phenyl free radical formed by the peroxide to ethene double bond and thus generating। तो देखो आपको पता है हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में तीन प्रोसेस होते हैं, एक होता है चेन इनिशिएशन, एक होता है चेन प्रोपिगेशन और चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट करना, प्रोपिगेशन यानी कि बढ़ाना, टर्मिनेशन यानी कि रोकना। देखो इधर दिखा रखा चेन इनिशिएशन में आपको बेंजोइल पेरोक्साइड ऐसे टूटेगा और क्या फ्री रेडिकल बना लेगा, तो इसे बोल देंगे फिनाइल रेडिकल। अब चेन प्रोपिगेशन में क्या होगा, वो फिनाइल रेडिकल्स बार बार क्या इथीन के साथ कंबाइन होते रहेंगे और ये बनाएंगे स्ट्रक्चर। टर्मिनेशन में क्या है, फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होकर ऐसी स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि टर्मिनेट हो चुका है, अब मतलब और नहीं बढ़ेगा। आ गया प्रिपरेशन ऑफ सम कंपाउंड्स बाय एडिशन पॉलीमर्स। अब एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, पहला है पॉलीथीन। पॉलीथीन दो टाइप के थे, मैंने बताया था, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी पॉलीथीन में कौन सी टाइप के, देखो मैंने आपको दिखाई थी एक चीज़, देखो 1 सेकेंड, कहाँ था ये, 1 सेकेंड, ओके, हाँ जी, ये देखो मैंने क्या बोला था, लो डेंसिटी ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स होते हैं और लीनियर पॉलीमर्स होते हैं हाई डेंसिटी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब चलते हैं, हम कहाँ थे, हाँ जी, लो डेंसिटी। लो डेंसिटी कौन से थे, ब्रांच्ड चेन। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर, अब ये कब बनते हैं, ये इनका कंडीशन याद रखना है, हाई प्रेशर। लो डेंसिटी हाई प्रेशर में बनेगा,
कितने प्रेशर में, 10,000 to 2,000 एटमॉस्फेयर प्रेशर में, और टेम्परेचर इसको 350 to 570 केल्विन का चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ डाईऑक्सीजन यानी कि O2 और peroxide इनिशिएटर कैटलिस्ट, ठीक है, यानी बेंजोइल peroxide कुछ भी हो सकता है। द लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है obtained through the free radical mechanism and hydrogen atom abstraction has highly branched structure। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो जनरली इनर्ट होती है, टफ होती है, पर फ्लेक्सिबल होती है और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अभी इसकी फीचर्स याद रखनी है, क्या बता रहे हैं ये कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो जनरली क्या होती है, इनर्ट होती है, टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है पर वो, और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हैंस इट कैन बी यूज्ड इन इंसुलेशन। अभी कहाँ यूज़ होते हैं याद रख लेना प्लीज़ यार, वायर्स में, स्क्वीज बॉटल्स में, टॉयज़ में, फ्लेक्सिबल कहाँ पे, पाइप्स में। अब आया हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स HDP, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेक्स प्लेस in hydrocarbon solvent in presence of catalysts such as triethyl aluminium and titanium tetrachloride called the Ziegler-Natta। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, क्या कि Ziegler-Natta क्या होता है। Ziegler-Natta है triethyl aluminium, come on repeat, triethyl aluminium और titanium tetrachloride, तो क्या होता है Ziegler-Natta, triethyl aluminium, titanium tetrachloride एट अ टेम्परेचर। अब कब किस टेम्परेचर पे, वो तो बनता था देखो काफ़ी ज़्यादा पे 573 और 530 और 570 पे, है ना। अब ये कब बनता है, 333 और 343 केल्विन टेम्परेचर पे, यानी इससे कम टेम्परेचर चाहिए। और उसका कितना ज़्यादा, उसका प्रेशर चाहिए था 10,000 to 10,000 to 2,000 एटमॉस्फेयर, इसको चाहिए 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर। हाई डेंसिटी जो है ये क्या होता है, लीनियर के होता है, मैंने आपको पहले बताया था ये। और क्या होता है, क्लोज पैकिंग होती है इनमें, तभी हाई डेंसिटी है। इनर्ट होते हैं, वो भी इनर्ट थे, टफ थे, ठीक है, हार्ड है। ये टफ और हार्ड है, पर वो क्या थे, फ्लेक्सिबल भी थे, हार्ड होने के बावजूद वो क्या थे, फ्लेक्सिबल, देखो फ्लेक्सिबल थे ना, और इंसुलेटर थे। अब ये किसके बनते हैं, ये क्या चीज़ बनाने में यूज़ होता है, बकेट्स, डस्टबिन्स, बॉटल, पाइप्स। अब यार टेफ्लॉन नाम से पता चल रहा है, टेट्राफ्लोरोइथेन, ठीक है। टेफ्लॉन जो है हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथेन विद फ्री रेडिकल और दी पर सल्फेट कैटलिस्ट। क्या कैटलिस्ट है, पर सल्फेट, ये चीज़ लोग मिस कर देते हैं, क्या है, पर सल्फेट कैटलिस्ट। इट, अब ये क्या, इनर्ट है, रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ कोरोसिव रीजेंट्स है, मेकिंग ऑयल्स, गैस्केट्स, नॉन स्टिक सर्फेसिस, ठीक है। अब टेफ्लॉन आ गया ये, ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथेन है, कैटलिस्ट डाला क्या है, पर सल्फेट, हाई प्रेशर दिया, ये बन गया, ठीक है। अब आया पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसका दूसरा नाम भी है, इधर दिया नहीं हुआ शायद इन्होंने। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल को हम क्या बोल देते हैं, ऑरलोन, ठीक है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ऑरलोन कैसे बनता है, एक्राइलोनाइट्राइल की पॉलीमराइजेशन से पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बनता है। अब इसको ये दिया हुआ है इन्होंने, ऑरलोन या एक्रिलेन इसका दूसरा नेम है। कहाँ यूज़ होता है, इज सब्सटीट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स। अब है कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ। अब अभी हमने एडिशन पढ़ा, अब आया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। This type of polymerization generally involves repeated condensation reactions between two bifunctional monomers. These polycondensation reactions may result in the loss of simple molecule as water, alcohol, etc., and lead to formation of high molecular masses condensation polymer. In these reactions, the product of each step is again bifunctional species and the sequence of condensation goes on. Since each step produces a distinct functionalized species and is independent of each other, this process is known as step growth polymerization. The formation of pterylene or decron by interaction of ethylene glycol। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो टेराइलिन या फिर डेक्रोन है वो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड की प्रेजेंस में। ये है टेरिथैलिक एसिड और ये है इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इसमें दे रखा है सम अदर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल्स हैं। पहला है पॉलीएमाइड। तो पॉलीएमाइड, दीज
These possessing amide linkage are important examples of synthetic fibers and are termed as nylons. The journal method of preparation consists of condensation polymerization of diamines with dicarboxylic acid and also amino acids and their lactams. अब ये क्या पॉली अमाइड्स के एग्जांपल दे रहे हैं. पहला है प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन. तो नाइलॉन कैसे बनता है, पहले मैंने आपको बता दी. नाइलॉन 66 कैसे बनता है, 2 यूनिट से बनता है जिनमें 6 कार्बन्स होते हैं. एक है एडिपिक एसिड, ये है एडिपिक एसिड, और ये क्या है हेक्सेन 16 डायोइक एसिड. सॉरी ये है मिथाइल 1 सेकेंड या हेक्सामिथाइलिन डायमाइन. ठीक है, हाई प्रेशर में 553 केल्विन पे बनता है नाइलॉन 66. कहाँ यूज़ होता है, शीट, ब्रिस्टल्स और ब्रशेज एक्चुअली, एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. नाइलॉन 6 में एक ही यूनिट है मोनोमरिक, दैट इज कैप्रोलेक्टम. ये फॉर्मूला, ये चीज़ याद रखनी है, क्या है कैप्रोलेक्टम. नाइलॉन 6 बना देता है. टायर कॉर्ड्स, फाइबर्स एंड रोप्स में इसको यूज़ करते हैं. पॉलीएस्टर क्या होता है, पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड द डायोल्स. डेक्रोन और द टेराइलिन इज बेस्ट एग्जाम्पल. इसका एग्जाम्पल क्या है, टेराइलिन या फिर डेक्रोन. अब इससे ना देखो कैटलिस्ट दिया हुआ इसमें, जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट एज पर रिएक्शन गिवन अर्लियर. ठीक है, और क्या है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. बैकेलाइट की फॉर्मेशन बता रहे हैं अभी कैसे होता है, देखो यार देख लो इससे पहले. फिनॉल नाम से देखो, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड इसके मोनोमर्स हैं. ये है फिनॉल, यह है इसका फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, HCHO है ये एक्चुअली. इसको पॉलीमराइज किया, क्या हुआ, यहाँ पे इसके ऑर्थो पोजीशन पे ये आके लग गया. ठीक है, क्या हो गया अभी, यहाँ पे क्या लग गया, मीथेनॉल लग गया इसके ऑर्थो पोजीशन पे. फिर क्या हुआ, इसको एक हमने लिया सिर्फ ऑर्थो पे, एक हमने ऑर्थो और पैरा पे दोनों पोजीशन पे, एक 2 ऑर्थो और एक पैरा पे. ये तीनों को हम अगर कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, इसकी सपोज ये चीज़ मतलब ये तीनों प्रोडक्ट्स बन सकते हैं इसकी वजह, इसके कंबाइन होने से. ठीक है, अब n यूनिट्स अगर हम ऑर्थो वाला लें, हम ये वाला लेंगे. ठीक है, अगर इसके n यूनिट्स लें, इसको करें क्या, इसको क्या करें, पॉलीमराइज. तो नोवोलेक आता है. नोवोलेक ये देख लीजिए, इसको यहाँ से कंबाइन करती है. ठीक है, ये नोवोलेक आ गया. अब क्या वाटर रिमूव करके मिलता है नोवोलेक. ठीक है, अब नोवोलेक को फिर से अगर हम क्या करें, पॉलीमराइज करें, तो मिलता है हमें बैकेलाइट. तो नोवोलेक पॉलीमराइज करने के बाद बैकेलाइट मिलता है. तो नोवोलेक ऑन हीटिंग विद फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोस क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म इनफ्यूजिबल सॉलिड मास कॉल्ड बैकेलाइट. इट इज यूजुअली यूज्ड इन मेकिंग कॉम्स, phonograph records और इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ द वेरियस यूटेंसिल्स. मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. अब ये कैसे बनता है, मेलामाइन ये है. ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड जब ये पॉलीमराइज करते हैं क्या बनता है, रेजिन इंटरमीडिएट. ठीक है, ये अब आपको बना के देखने पड़ेंगे, आपको तभी याद होंगे. ठीक है, अब इसको फर्दर अगर हम रेजिन इंटरमीडिएट जो बनाए इसको पॉलीमराइज फिर से करें, तो मिलता है हमें मेलामाइन, जो कि अनब्रेकेबल क्रॉकरी है. ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है क्रॉकरी की तौर पे. उसके बाद है को पॉलीमराइजेशन, यानी कि 2 अलग अलग टाइप के जिसमें मोनोमेरिक यूनिट्स होंगे. को पॉलीमराइजेशन इज अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 1 मोनोमेरिक यूनिट इज यूज. ठीक है, एक से ज़्यादा यूनिट मोनोमर्स की अलग अलग टाइप की यूनिट्स होंगी तब होगा ये. ठीक है, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन को पॉलीमर 1,3-ब्यूटाडाइन लेंगे, स्टाइरिन लेंगे. क्या बनाया एक्चुअली हमने पढ़ा था, इसका दूसरा नाम क्या है, ब्यूना एस. ठीक है, अब आया क्या, नेचुरल रबर. अब रबर की बात करें, नेचुरल की पहले बात करें. नेचुरल रबर क्या होता है, द रबर इज द नेचुरल पॉलीमर एंड पोजेस इलास्टिक properties. It is also termed as elastomer. Has high variety of uses. Manufacture of rubber from rubber latex, which is colloidal dispersion of rubber water. This latex is obtained from the bark of rubber tree and is found in India, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, South America. ठीक है, नेचुरल रबर क्या होता है, लीनियर पॉलीमर है किसका, आइसोप्रीन का. आइसोप्रीन का फॉर्मूला पता है आपको, इसको दूसरा नाम है सिस पॉलीआइसोप्रीन. ठीक है, सिस पॉलीआइसोप्रीन जो है, सिस पॉलीआइसोप्रीन यानी कि इससे मिलके नेचुरल रबर बनता है. सिस पॉलीआइसोप्रीन को अगर हम पॉलीमराइज करते हैं तो हमें नेचुरल रबर मिलता है. ठीक है, ये देखो इन्होंने आइसोप्रीन दिखा रखा है. ठीक है, ये है क्या, आइसोप्रीन. ये देखो इसका फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, 2-methyl buta 1,3-diene is what, isoprene. The cis polyisoprene molecule consist of various chains held together by weak van der Waals interactions and have coiled structure. Thus it can be stretched like a spring or
एग्जिबिट इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये एक मेथड है जिससे कि रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करा जाता है. नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर एंड इज़ नॉट रेजिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. टू इम्प्रूव, अब इसकी क्वालिटी को, नेचुरल रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक प्रोसेस करा जाता है वल्कनाइजेशन, जिसमें क्या करते हैं, सल्फर को ऐड करते हैं. वल्कनाइजेशन सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक्स एट रिएक्टिव साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड्स एंड दस द रबर गेट्स स्टिफेंड, यानी कि जो रबर है वो हार्ड हो जाती है. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द टायर 5% सल्फर इज़ यूज्ड इन क्रॉस लिंकिंग एजेंट. तो 5% जो सल्फ़र है उसको यूज़ करते हैं क्रॉस लिंकिंग एजेंट की फॉर्म में. उसके बाद है सिंथेटिक रबर. सिंथेटिक रबर इज़ एनी वल्कनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर्स which is capable of getting stretched to twice its length. However, it returns to its original shape and size as soon as the external stretching force is removed. Thus, the synthetic rubber has Thus, the synthetic rubber are either homopolymers of 1,3-butadiene derivatives or copolymers of 1,3-butadiene or its derivative with other unsaturated monomer. उसके बाद आया प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर. अब कैसे बनती है, पॉलीप्रीन को अगर हम नियोप्रीन होती है एक टाइप की सिंथेटिक रबर. क्लोरोप्रीन ये है, क्या है, 2-chloro-buta-1,3-diene को अगर पॉलीमराइज करें तो नियोप्रीन मिलता है जो कि सिंथेटिक रबर है. दूसरा है ब्यूनाएस, ये भी एक सिंथेटिक रबर है. कैसे बनता है, 1,3-diene ब्यूटा-1,3-डाइन, तो ब्यूना से ब्यूटा-1,3-डाइन आ गया और एन से आ गया एक्राइलोनाइट्राइल. तो इनको अगर हम कोपॉलीमराइज करते हैं तो ब्यूनाइन बनता है. उसके बाद है मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स. तो पॉलीमर्स properties are closely related to their molecular mass, size and structure. The growth of a polymer chain during this synthesis is dependent upon the availability of the monomers in the जितने ज़्यादा मोनोमर्स होंगे उतनी ज़्यादा लंबी चेन बनेगी. उसके बाद है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो बायोडिग्रेड हो जाते हैं नेचर में अपने आप. तो इसके एग्जांपल्स हैं, पहला है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिडेट. इसका दूसरा नाम है PHBV. तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट और को बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट कैसे बनता है, जब हम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड को 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं तो PHBV मिलता है. दूसरा है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6. नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 कैसे बनता है, अगर हम ग्लाइसिन को कंबाइन करते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड के साथ, अमीनो कैप्रोइक एसिड के साथ ग्लाइसिन को कंबाइन करते हैं तो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 मिलता है. तो 2 बायोडिग्रेडेबल रबर हो गई, पॉलीमर्स हो गया, एक तो हो गया PHBV और एक हो गया नाइलॉन 2 नाइलॉन 6. अब इधर हमें कमर्शियल इंपॉर्टेंस वाले टेबल दी हुई है कुछ किसकी, पॉलीमर्स की. एक है पॉलीप्रीन, कैसे बनता है, पॉलीप्रोपीन कैसे बनता है, प्रोपीन की पॉलीमराइजेशन से. देखो प्रोपीन की पॉलीमराइजेशन से पॉलीप्रीन मिलता है. पॉलीस्टाइरीन कैसे मिलता है, स्टाइरीन की पॉलीमराइजेशन से. पॉलीविनाइल क्लोराइड मिलता है विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन से. उसके बाद यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये हमने कर लिया सारा, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड से मिलता है. उसके बाद ग्लिप्टल मिलता है इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड से, यानी कि ऑर्थोथैलिक एसिड से. और डेक्रोन में क्या फ़र्क था, डेक्रोन में बस यही था, इथाइलिन ग्लाइकोल तो था पर उधर टेरीथैलिक एसिड था, इसमें सिंपल थैलिक एसिड यानी कि ऑर्थोथैलिक एसिड है. उसके बाद है बैकेलाइट, वो कैसे बनता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से. इसकी हमने पढ़ी थी फॉर्मेशन, पहले फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को कंबाइन करते थे तो बनता था क्या, नोवलैक. नोवलैक को फिर से पॉलीमराइज करने से हमें बैकेलाइट मिलता है.